हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स किए हैं जो यूपीएससी प्रीलिम 2024 जो 16 जून 2024 को हुआ था। उसके जो 25 क्वेश्चन है सेट ए के, जो पहले हमने दो वीडियो में कवर किए हैं, वो आपको देखना है। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वीडियो में, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को उनके ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम 26 क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखो, ये क्वेश्चंस हमने की है, जो पहले दो वीडियो आए थे, आप वो ज़रूर देख लेना ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी आएगी कि कैसा ये अपना प्रोसेस है एमसीक्यू सॉल्व करने का यूपीएससी प्रीलिम का। तो आज हम 26 नंबर क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली what is the question? Which one of the following is correct description of 100 million farmers? It is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero carbon nature positive and that aims to increase farmer resilience. तो ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 100 मिलियन फार्मर्स, इसके बारे में क्वेश्चन दिया है। तो इसमें ये देखो कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, चार। अब ये तुम पढ़ोगे कब, और इसको जैसे ही पढ़ने के बाद आपको कोई इसके बारे में कुछ पता नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो हम देखते कि ये क्या है। इसने 100 मिलियन फार्मर्स जो है वो किस बारे में दिया है। तो पहले तो ये क्लाइमेट एंड नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आता है। और ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सही स्टेटमेंट है, जिसमें कि ये बताता है कि यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन ए दिया है यूपीएससी ने। तो हम अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स है उसके बारे में दिया है। आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो इसमें दिया है कि बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक्स यूनिट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज? ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और 4। तो पहले तो हम देखें कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है। ये क्या होता है कि एक स्मॉल स्केल एनर्जी एसेट्स होता है दैट कैन जनरेट, स्टोर एंड कंज्यूम एनर्जी, जो खुद जनरेट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, कंज्यूम भी कर सकता है। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आता है। उसमें बैटरी स्टोरेज भी आता है, बायोमास जनरेटर्स भी आता है, फ्यूल सेल्स भी आता है, और रूफटॉप सोलर पीवी यूनिट्स भी आता है। उसके साथ साथ वाइन टर्बाइन भी आता है, हाइड्रो पावर भी आता है, और थर्मल स्टोरेज जिसको हम बैटरी स्टोरेज कहते हैं ये भी आता है। तो इसका आंसर डी है, ऑल 4 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? Options fig, mahua, sandalwood, silk cotton. फिग मतलब अंजीर, महुआ, सैंडलवुड मतलब चंदन। तो हम देखते कि क्या है इस क्वेश्चन में, क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसी कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो इसमें है कि जो अंजीर है, फिग, वो उसके साथ ही वो डेवलप हुआ है। तो ये फिग्स एंड वेप्स म्यूचुअलिज्म के तहत होता है। तो इसका आंसर ए है, फिग है, अंजीर है वो। तो इसमें ना ये पोलन जो होते हैं वो पोलन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो स्टेमन होता है, और स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नाउ नेक्स्ट 29 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग: बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉक्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैज़ पॉइजनस स्पीशीज अमॉन्ग देम? तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन।
अब हम देखते हैं कि इसमें से जो 29 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया है कि उपयुक्त में से कितने में विषाक्त जातियाँ है। तो बटरफ्लाइज में भी है, फिश में भी है, फ्रॉक्स में भी है। तो हम देखते हैं कि बटरफ्लाइज में क्या है, जो मोनार्च बटरफ्लाइज है वो जो इसके विंग्स में पॉइजन कैरी करता है और होता है, मतलब उसके विंग्स में। फिश में जैसे कि एग्जांपल रीफ है, स्टोन फिश है, और ऐसी स्पेसीज मोर देन 1000 स्पेसीज है फिश में। और फ्रॉक्स में जो गोल्डन पॉइजन फ्रॉग होता है वो, और उसको हम कहते हैं कि फाइलोबाइट्स टेरिबिलिस। ये क्वेश्चन, ये जो स्पेसीज है इसको हम आने वाले क्वेश्चन पेपर में इसको रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में भी दे सकता है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग: कैश्यू, पपाया, रेड सैंडल्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। अभी देखिए कि इसमें जो है ये रेड सैंडल्स, आपको पता होना चाहिए कि ये इसको रक्त चंदन कहते हैं। ये लाल होता है। जो इससे प्रभावित एक फिल्म भी है पुष्पा, जो साउथ इंडिया में है। ये जो ट्री है वो एंडेमिक टू डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश है। इसको शेड्यूल 4 में रखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में, इन दिसंबर 2022 में, क्योंकि इसकी बहुत सारी ट्रैफिकिंग होती है, इसीलिए इसको शेड्यूल 4 में रखा हुआ है। और ये कैशू जो है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील का है। वहाँ ये इसका ओरिजिन है। और 16th सेंचुरी में जो पोर्तुगीज़ आए थे इंडिया, उन्होंने इसको लाया था कैशू को। और ये पपाया जो है ये सेंट्रल अमेरिका का है। इसको भी 16th सेंचुरी इंडिया में लाया है, पपाया को भी। तो ऑप्शन ओनली 1 ही होगा, जो रेड सैंडल्स है ये हमारे साउथ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। विथ रेफरेंस टू रेडियो आइसोटोप thermoelectric generators RTGs, consider the following statement. RTGs are miniature fission reactors. RTGs are used for powering onboard system of spacecraft. RTGs can use plutonium which is a byproduct of weapons development. तो इसका ऑप्शन जो है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3। तो हम पहले तो देखेंगे ये आरटीजीएस होता क्या है। आरटीजीएस क्या होता है कि ये क्या करता है कि कन्वर्ट हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके टू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग थर्मोकपल्स। ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका है। तो इसमें ये जो पहला स्टेटमेंट वो जो है वो रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि आरटीजीएस आर मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स तो ये तो इसमें हो गया जो न्यूक्लियर रिएक्टर, जो फिशन रिएक्शन होता है वो। और सेकंड स्टेटमेंट है कि आरटीजीएस आर यूज फॉर पावरिंग ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका प्रयोग अंतरिक्षियों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन 3 है, स्टेटमेंट 3 है आरटीजीएस कैन यूज़ प्लूटोनियम 238 विच इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट, नॉट अ वेपन ग्रेड मटेरियल। तो ये थोड़ी मेरी मिस्टेक हुई थी पेपर में, आप इसको सही कीजिएगा। इसको ऑप्शन 2 एंड 3 आंसर है, क्योंकि ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये यहाँ पे करेक्शन है, ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये वेपन डेवलपमेंट में प्लूटोनियम 238 का यूज़ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1, giant stars live much longer than dwarf stars. Statement 2, compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reactions. Which one of the following is correct in respect of the above statements? अभी इसके ऑप्शंस देखिए कैसे है, A, B, C, D। मैंने इसको ऐसे टिक मार करके रखा हुआ है। ये बोथ स्टेटमेंट सही है और ये बोथ स्टेटमेंट सही है। और इसका एक्सप्लेन करता है फर्स्ट को एक्सप्लेन करता है, सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। पहला सही, दूसरा रॉन्ग, पहला रॉन्ग, दूसरा सही। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। जायंट स्टार जो होता है वो उसका लाइफ जो है लेस होता है जो डॉर्फ स्टार्स थे। तो ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं, गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि जायंट स्टार का जो है वो मास जो है हायर होता है और वो हॉटर भी होते हो, डेंसर कोर के होते हैं। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है,
तो इसका ऑप्शन डी आंसर है। जो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increase blood flow? Options: nitric oxide, nitrous oxide, nitrogen dioxide, nitrogen pentoxide। आप ये ऑप्शंस देखो कैसे है, यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो नाइट्रोजन बेस पे सभी है। तो इसको मैंने इसके जो फॉर्मूला है वो दिखा है, NO N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O2, और इसको डाई नाइट्रोपेंटो भी बोलते हैं, नाइट्रिक अनाइट्रेट भी बोलते हैं। अभी ये इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो, उसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन न्यूरोट्रांसमीटर, और इसका ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स और इन एयरक्राफ्ट्स, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. In how many of the above activities can radars be used? Only one, only two, all three, none। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसका ऑप्शन 2 है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स है। और रडार क्या होता है? रडार यूजेज रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसमिटिंग पल्सेस एंड एनालाइजिंग द रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स। तो मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, यस ये हो सकता है, इसको डॉपलर रडार करते हैं। और स्टेटमेंट 3 जो है उसको, उसमें बर्ड्स और बैट्स को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, वो रॉन्ग है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ये तो ये जो है वो इसमें कवर नहीं होता, क्योंकि इसको हम जो है वो मिलीमीटर वेव स्कैनर्स के थ्रू करते हैं जो एयरपोर्ट्स पे होते हैं वो उसको, इसलिए इसमें कवर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट: राफेल, MiG-29, तेजस Mk1। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट? नाउ अब हम देखते हैं कि ये 4th जनरेशन 5th जनरेशन ये क्या होता है। ये स्पीड के ऊपर होता है, जो मैक्स स्पीड होती है उसके ऊपर। तो इसका आंसर नन है, क्योंकि राफेल जो है 4th जनरेशन है, वो फाइटर जेट है, उसको फ्रांस ने हमने फ्रांस से लिया है। MiG-29 4th जनरेशन है, वो भी फाइटर जेट है, उसको हमने रशिया से लिया है। और तेजस Mk1 जो है वो इंडिजिनस डेवलप्ड है, वो भी 4th जनरेशन है। तो ये तीनों भी नहीं है, तो ऑप्शन नन होगा। और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में आता है चेंगडू J-20, सुकोई Su-57, लॉकहेड मार्टिन F-22 रैप्टर, लॉकहेड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, स्टेटमेंट 2 मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, स्टेटमेंट 3 प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 2 ओनली, ऑप्शन 3 2 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका भी मैंने गलत किया था, इसका ऑप्शन ए है, तो कि ओनली 1 ही स्टेटमेंट सही है। पहले देख देखिए हाइड्रोजेल्स क्या होता है। हाइड्रोजेल्स एक वाटर ऑब्जर्वेंट है, क्रॉस लिंक पॉलीमर नेटवर्क दैट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और इसमें हम देखते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? Option A hydrogen peroxide H2O2, option B hydronium H3O plus, option C oxygen, option D water vapor। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से पावर्ड होते हैं, तो उसका जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, ये देखो मैंने ऐसे ड्राइंग करके लिया है, उसमें से क्या मतलब उसमें से एग्जॉस्ट पाइप से क्या इमिशन होता है, तो इसका ऑप्शन डी है वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 38, रिसेंटली द टर्म pump storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? Option A irrigation and terrace crop fields, option B lift irrigation of cereal crops, option C long duration energy storage, option D rainwater harvesting system। तो 2 water reservoirs at different height used to generate power।
ये पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर सिस्टम का मैकेनिज्म है, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ assisted reproductive technologies, drug delivery nanotechnologies, vaccine production technologies, ऑप्शन डी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल मेथड है, इसमें ये यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, इसको मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज में इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 40, with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are instruments of। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा है बीच में, इसमें ऑप्शन है बॉन्ड मार्केट, बी है फॉरेक्स मार्केट, सी है मनी मार्केट और डी है स्टॉक मार्केट। तो हम देख सकते हैं कि बोरो और लेंडर जो है वो जब बोरो करता है तो उसको कोलेट्रल देता है, कोलेट्रल रखना पड़ता है सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और लेंडर उसको एक्सचेंज में कैश दे देता है। तो ये जो कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस है, ये इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। ये सेंसस का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन ईयर, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन, ऑप्शन सी the birth rate minus death rate, option D the average number of live births a woman would have by the end of her child bearing age। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट का ये डेफिनेशन है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के 2019-21 में जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 2 था, और इसको रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी NBFC का है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं कि इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्टेटमेंट 3 है, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, 1 and 2, 3, 1, 2, 3, 2 and 3 ओनली। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो सही है, क्योंकि इसको मैंने गलत कर रखा है, ये मेरी मिस्टेक थी, तो मैंने इसको क्योंकि मुझे वो याद नहीं आ रहा था, तो एक्चुअली जो है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है कॉर्पोरेट बैंकिंग को अवेलेबल होती है, और कभी कभी ये NBFC को भी कभी कभी मतलब NBFC को भी अवेलेबल होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, और ये एक्सटर्नल सेक्टर में आता है, जो FIR होता है वो ये कैपिटल मार्केट में आता है स्टॉक एक्सचेंज का, और इसका आंसर भी सी है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आज हमने क्वेश्चन 42 तक ही करते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, हमने थोड़ा इकोनॉमी का क्वेश्चन देखा, करंट अफेयर का क्वेश्चन देखा, और आपको भी आज का क्वेश्चन, आज का एनालिसिस भी प्रोडक्टिव लगा होगा, तो आप आगे के लेक्चर्स भी कंटिन्यू करिए। मैं आने वाले समय में इसका पूरा 100 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। थैंक यू।